हेलो दोस्तों, वेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयोगवाह कहा जाता है। आपको बताना है कि आयोगवाह इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, या फिर ऑप्शन डी अल्प प्राण को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग को। दोस्तों, जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में जो अंग है और जो आहा है, अंग को कहा जाता है अनुस्वार और आहा को कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है विसर्ग। तो याद रखिएगा कि जो अनुस्वार और विसर्ग है, यानी कि अंग और आहा है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है आयोगवाह। अब आयोगवाह कहने का मतलब क्या है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आयोगवाह मतलब आ योग और वाह, मतलब आ के योग से और व्यंजन में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। जैसे अगर हम अंग को लिखेंगे तो अंग के ऊपर आ के अंदर बिंदी, ऊपर बिंदी लगाते हैं। अगर हम देखें तो हम अगर का में इसको बिंदी लगाएंगे तो कौ के ऊपर बिंदी लगा के हम लिख सकते हैं कंग। अगर हमें जा के ऊपर बिंदी लगानी है तो हम कहेंगे जंग। यानी कि ये जो बिंदी है, यानी कि ये जो अंग है, ये जो है स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग हो रहा है। मतलब ये आ के योग में हो रहा है, यानी कि आ के साथ में प्रयोग हो रहा है, इसलिए लिखा है आयोग। मतलब आ के साथ योग हो रहा है किसका, इस बिंदी का। और लिखा है वाह, मतलब व्यंजन के साथ में भी प्रयोग किया जाता है और आहा का जो है एक ध्वनि निकलती है हा की, इसीलिए इसे कहा जाता है आयोग वाह। आई होप मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है पूजनीय, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी पूजनीय, या फिर ऑप्शन डी पूजनीय। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताना है किसकी स्पेलिंग सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूजनीय। दोस्तों, पूजनीय जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में जो बर्तनी है वो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। ऑप्शन आपके सामने है जिजीविषा, ऑप्शन बी जिगीषा, ऑप्शन सी विजेच्छु या विजेच्छा, या फिर ऑप्शन डी जयच्छु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिगीसा। दोस्तों, जीतने की जो इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द होता है जिगीसा। आप बोलेंगे जिजीविषा मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसे कहा जाता है जिजीविषा, और जीतने की इच्छा को जिगीषा कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको गलत बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि की रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके सामने है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी कल्हड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहली बार, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहली बार गीता नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो याद रखिएगा, भारत की तरफ से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और अगर आपसे पूछा जाता है किस रचना के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है रामचरितमानस, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी सांद गीत, या फिर ऑप्शन डी कवितावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांद गीत। दोस्तों, जो रामचरितमानस है और जो दोहावली है और जो कवितावली है, ये तीनों तुलसीदास की रचना है, लेकिन जो सांद गीत है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि ये महादेवी वर्मा की रचना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संकर शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है जल, ऑप्शन बी दूध वाला, ऑप्शन सी नीला, या फिर ऑप्शन डी रेलगाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेलगाड़ी। दोस्तों, अगर हम बात करें संकर शब्द के बारे में, तो संकर शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा, दो शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे अगर मैं रेलगाड़ी को देखूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी दूसरी भाषा का शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर कर दिया रेलगाड़ी, तो हम कहेंगे ये एक संकर शब्द है, यानी कि दो भाषाओं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है कुक्षी, ऑप्शन बी वानर, ऑप्शन सी स्वासुर, या फिर ऑप्शन डी आग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आग।
दोस्तों जो कोक है, कोक का जो तत्सम होता है वो होता है कुक्षी, बंदर का तत्सम होता है वानर, और ससुर का जो तत्सम होता है वो होता है स्वसुर। यहाँ पर जो आग है वो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है अग्नि। तो याद रखिएगा अग्नि का जो तद्भव है वो है आग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है, तो केशव को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, युगवाणी किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों जो महादेवी वर्मा है इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, जयशंकर प्रसाद को कहानी सम्राट कहा जाता है और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत है इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। और इनकी खास जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उनमें है युगवाणी, इसके साथ साथ चिदम्बरा, इसके साथ साथ पल्लव, इसके साथ साथ गुंजन। तो यानी कि याद रखिएगा गुंजन, पल्लव, युगवाणी और चिदम्बरा, ये सारी रचनाएं जो फेमस है, जो बार बार पूछी जाती है, ये सारी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पो प्लस अन, यानी कि पो धन अन। अगर हम पवन की बात करें तो पवन को हम कैसे लिखेंगे, पो धन अन। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो धन से पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौ है, पो है, यानी कि यहाँ पर ओ है आखिरी शब्द, ठीक है ना, यहाँ पर आखिरी शब्द ओ है। और अगर हम धन के बाद देखें तो लिखा है अन, यानी कि इसके बाद जो पहला शब्द है वो है आ, यानी कि ओ और आ के योग से बना है उआ। यानी कि ये रूल किस संधि का है, तो याद रखिएगा ये अयादी संधि का रूल है। अयादी संधि क्या कहता है कि जब भी ए ऐ ओ औ के बाद आ या आ आए तो जो ए ऐ ओ औ है वो उआ में चेंज हो जाता है, औ आओ ऐ आए इनमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओ प्लस अन है ये औ में चेंज हो गया है, यानी कि पवन हो गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, ऑप्शन बी हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी हिंदी में आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, या फिर ऑप्शन डी हिंदी में 22 उपसर्ग है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, तो याद रखिएगा हिंदी में जो उपसर्ग है उनकी संख्या होती है 21। अगर आपसे पूछा जाता है संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो होते हैं 22, यानी कि ये कथन असत्य है। यहाँ पर जो कथन है सबसे पहला वाला हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी जो है हिंदी में आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा हिंदी में आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, और जो संस्कृत है संस्कृत में आयोगवाह की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 10 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जनवरी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रात रात में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। दोस्तों याद रखिएगा कि जब डिफरेंस वर्ड होते हैं, यानी कि जैसे मैं अगर कहता यहाँ पर रात दिन, तो यहाँ पर हो जाता द्वंद्व समास। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक जैसे शब्द है रात रात, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन आपके सामने अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी री या फिर ऑप्शन डी उ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उ। दोस्तों यहाँ पर जो अ है, जो ई है और जो री है, ये सारे
ह्रस्व स्वर है, यानी कि यहाँ पर जो ये सारे वर्ण है ये मूल स्वर है, लेकिन जो ऊ है यानी कि बड़ू ऊ है ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये जो है इसमें दो मात्रा का जो समय है वो लगता है। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूं तो होगा ऊ धन ऊ, इन दोनों को मिलाकर बना है बड़ू ऊ, यानी कि इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसीलिए हम दीर्घ स्वर इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे का समास क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।